मैं बरखा शर्मा आज आपके सामने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट सेकंड लेकर आई हूँ। आई होप आपने जो फर्स्ट पार्ट है उसको एंजॉय किया होगा, लर्निंग प्रोसेस में आपने उसको एंजॉय किया होगा। तो पहले जो हमने पार्ट देखा था उसमें हमने क्या देखा था? उसमें हमने देखा था संविधान के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उसकी शेड्यूल्स कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज देखेंगे हम संविधान का परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का परिचय। संविधान बना था तो उससे पहले जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ था, 26 नवंबर 1949 को स्टार्टिंग में जब ये लागू हुआ था, पूरा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, तो जब यहाँ तक लागू हुआ तो उसके पहले बहुत प्रोसेस चला था। तो सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले आई थी हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो हमारे संविधान की ऐतिहासिक भूमि थी ना, उसको स्टैब्लिश करने में ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत बड़ा रोल था। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना, उसकी स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी से, 1600 से प्रारंभ हुई थी, स्टार्ट हुई थी। इसी के साथ क्या हुआ था? संविधान का प्रारंभ हुआ था, संविधान बना था हमारा। फिर अब बताएंगे हम कि संविधान का विकास कैसे कैसे हुआ था। संविधान का विकास कैसे हुआ था? संविधान का विकास होने में सबसे पहले क्या आया था? सबसे पहले आया था हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी से 1765 ईस्वी तक। यहाँ पे क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। फिर इसके बाद स्थापित हुआ था हमारा ब्रिटिश साम्राज्य। ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित कब हुआ था? 1765 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक। यहाँ पे हमारे ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई थी। इसमें जो एक इम्पोर्टेंट एक्ट पारित हुआ था वो हुआ था 1773 यानी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट। फिर इसके बाद हमारे 1858 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक क्या हुआ था? यहाँ पे हो गया था हमारा कंपनी शासन का अंत। कंपनी शासन का क्या हो गया था? अंत हो गया था। और फिर यहाँ पे से भारत सरकार अधिनियम 1858 का भी क्या हुआ था? इसे पे इसका इफेक्ट पड़ा था। ठीक है, फिर इसके बाद 1919 ईस्वी से 1947 तक स्वय शासन का प्रारंभ हुआ था। संविधान के विकास में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर ब्रिटिश साम्राज्य, फिर कंपनी शासन का अंत, फिर स्वय शासन का आरंभ हो गया था। और फिर अंत में 1947 से 1950 ईस्वी में क्या हुआ था? संविधान की रचना हो गई थी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश्ड हो गया था। ठीक है ना। और जब संविधान का प्रारंभ हुआ, संविधान की रचना हुई, तो इसका एक प्रारूप तैयार करने की सिफारिश की गई। प्रारूप भी तो तैयार करेंगे ना भाई हम कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसके लिए क्या हुआ? प्रारूप समिति के द्वारा, संविधान के द्वारा संविधान का क्या तैयार किया गया? प्रारूप तैयार किया गया। किसके द्वारा? प्रारूप समिति के द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। और जो इसके अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी हमारे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और जो हमारा संविधान लागू हुआ था ना, संविधान जो पूर्ण रूप से लागू हुआ था वो कब हुआ था? ये हुआ था हमारा 26 जनवरी 1950 को। लेकिन इससे पहले क्या हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? इसके कुछ जो प्रोविजंस थे, उपबंध थे, उनको लागू कर दिया गया था और उसको पूरा रूप से उसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। 26 जनवरी 1950 को क्या आता है? हमारा रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस, जो भी हमने रिसेंटली मनाया, 75 रिपब्लिक मनाया हम लोगों ने हमारा। अब इसके बाद क्या हुआ था कि हमें पता ही नहीं है कि भाई कब बना था ये। तो बना था कितने टाइम में? ये बना था, संविधान का जो बनने में समय लगा था ना, वो लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 years 11 month 18 days में क्या हुआ था? ये बन के तैयार हुआ था। अब हम ये देखने के बाद देखेंगे इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, मतलब कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ था कि संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना 1946 को
के प्रस्तावों को स्वीकार करते हुए निर्मित की गई थी। कैसे निर्मित की गई थी? वही कैबिनेट मिशन योजना में 1946 में जो जो प्रस्ताव दिए गए थे उनको स्वीकार किया और हमारी संविधान सभा निर्मित हुई थी। संविधान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो बाद में क्या बने थे? राष्ट्रपति बने थे। तो जो संविधान सभा में इसमें जो थे वो सदस्य कितने थे? इसमें कुल सदस्य थे हमारे 296, 296 इसमें सदस्य थे। इसमें कांग्रेस के सदस्य कितने थे? 211 थे। और मुस्लिम लीग के सदस्य कितने थे? 73 थे, है ना। इसके बाद क्या हुआ था? जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी तो राजेंद्र प्रसाद तो बाद में अध्यक्ष बने थे, उससे पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका क्या चुना गया था? एक अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। तो जो संविधान सभा की प्रथम बैठक थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसके कौन थे ये अस्थायी अध्यक्ष? सच्चिदानंद सिन्हा। और अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और क्या हुआ था इसमें? इसमें ये हुआ था कि मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भाग नहीं लिया था आगे जाके, है ना। फिर क्या होता है? संविधान के परामर्शदाता किसको माना जाता है? संविधान का जो परामर्शदाता है ना वो माना जाता है बी.एन. राव को। बी.एन. राव को इसका परामर्शदाता माना जाता है। भीमराव जो अम्बेडकर है उनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष माना जाता था। और संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और जो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको याद रखने होते हैं अगर हम इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमको याद होने चाहिए। संविधान को आत्मर्पित कब किया गया था? स्वीकार कब किया गया था? इसको किया गया था 26 नवंबर 1949 को। इसको आत्मर्पित किया गया था, स्वीकार किया गया था, एक्सेप्ट किया गया था। पर जो इसको लागू किया गया था पूर्ण रूप से इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। जो प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? प्रथम राष्ट्रपति बने थे इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर बात की गई कि जो संविधान के अंतर्गत कि भाई भारत का एक झंडा होना चाहिए, ध्वज होना चाहिए, तो ध्वज समिति बनाई गई। जो ध्वज समिति के अध्यक्ष थे वो थे आचार्य जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी कौन थे? ध्वज समिति के अध्यक्ष थे। और 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। कौन सा है हमारा भारत का झंडा? हमारे भारत का झंडा है तिरंगा। फिर आती है, इसमें क्या बताया गया है कि जो अवशिष्ट शक्तियां होती है वो किसके पास होती है? राज्य के पास या केंद्र के पास? केंद्र के पास। केंद्र के पास हमारी अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती है। संघात्मक शासन है ना वो इसी के अंतर्गत आता है। अब आते हैं हमारे शासन के अंग कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा वो किन के अकॉर्डिंग चलेगा? तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा वो चलेगा विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के लिए। संविधान जो पावर देगा उसके अकॉर्डिंग ये तीनों अपना अपना काम करेंगे। तो सबसे पहले आती है हमारी विधायिका। विधायिका क्या करती है? हमारी लेजिस्लेशन क्या करती है? विधि का निर्माण करती है, कानून बनाती है। और कार्यपालिका क्या करती है? एग्जीक्यूशन, यानी क्या करती है? हमारा एग्जीक्यूट करती है कि भाई कैसे काम हो रहा है। विधि सम्मत शासन संचालन का काम कौन करता है? कार्यपालिका। फिर आती है हमारी थर्ड आती है हमारी न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या करती है? न्यायपालिका जो विधायिका ने कानून बनाए हैं और जो एग्जीक्यूशन कार्यपालिका ने किया है वो सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इनको कौन देखता है? इनको देखती है हमारी न्यायपालिका। क्या करती है? विधियों की व्याख्या करती है और न्याय व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन हो रहा है या नहीं हो रहा, ये कौन देखता है? हमें न्यायपालिका। तो इस तरह से विधायिका नंबर 1, नंबर 2 पे आ गई हमारी कार्यपालिका और नंबर 3 पे आ गई हमारी न्यायपालिका। ये हमारे शासन के प्रमुख अंग होते हैं जिनके थ्रू हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। संविधान इनको अपनी पावर्स देता है और ये उसके अकॉर्डिंग अपना काम करते हैं। फिर आती है हमारे संविधान की विशेषताएं कि हमारे संविधान में कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो इसको सबसे अलग करती है। तो क्या हुआ था कि भारत के जो संविधान निर्माता थे उन्होंने क्या किया था? ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आधार पर क्या किया था? इन पहलुओं को ध्यान में रखकर संविधान का निर्माण किया था, संविधान को बनाया था।
फिर इसके अकॉर्डिंग भारत के संविधान की क्या हुई, अपनी अलग से विशेषताएं हो गई, जो क्या करती है हमको विश्व के जो अनेक संविधान होते हैं, अलग अलग संविधान होते हैं, उनसे ये हमको अलग करती, डिफ्रेंशिएट करती है हम लोगों को। फिर क्या हुआ इसके साथ कि इसमें क्या हो गया, कई लक्षणों का समावेश किया गया, कई लक्षण दिए गए इसके अंदर। फिर क्या हुआ कि भारत के संविधान निर्माता कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने क्या कहा था कि जो भारतीय संविधान में व्यावहारिक परिवर्तन की क्षमता है और इसमें शांति काल में, युद्ध काल में देश की एकता को बनाए रखने का सामर्थ्य भी है। तो इसके अकॉर्डिंग संविधान की क्या है, कई विशेषताएं। तो जो सबसे पहली विशेषता आती है वो हमारी है संविधान का लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित होना। अर्थात क्या होता है इसमें, लोकप्रिय प्रभुता पर आधारित होना मतलब जो अंतिम शक्ति वो किसको दी गई है, वो भारतीय जनता को दी गई है, हम लोगों को दी गई है। क्योंकि क्या हुआ था कि जो हमारा प्रियम्बल है ना उद्देशिका संविधान की, उसमें क्या कहा गया है, उसमें ये कहा गया है कि जो सर्वोच्च शक्ति होती है ना, वो अंतिम रूप से किसको दी गई है, जनता को दी गई है। फिर हमें बताया गया था कि जो उद्देशिका है हमारी, हमारा जो प्रियम्बल है, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे स्टार्टिंग में देखने को मिलता है, वो हमारा संविधान का क्या है, प्रमुख अंग है। उद्देशिका हमारे संविधान का प्रमुख अंग मानी जाती है, प्रियम्बल को प्रमुख अंग माना जाता है। ठीक है। फिर जो हमारे संविधान की विशेषता है थर्ड नंबर की जो विशेषता है वो क्या कहती है, ये कहती है हमको कि जो हमारा भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान कहा गया है। विस्तृत संविधान कहा गया है क्योंकि, क्यों कहा गया है, क्योंकि हमने अनेक देशों से कुछ ना कुछ ग्रहण किया था, कुछ ना कुछ लिया है वहां से, जो जिस जिसकी कुछ कुछ जो अच्छी अच्छी चीजें थी वो हमने हमारे संविधान को ग्रहण किया है, जिससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा बन सके। तो इसीलिए हमारा जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान कहा जाता है। और क्या है हमारा संविधान, हमारे संविधान की विशेषता है फोर्थ नंबर की कि ये लिखित और निर्मित संविधान है। लिखित और निर्मित संविधान है। कितना समय बना था, कितना समय लगा था इसको बनने में, इसको बनने में लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था, लिखित एवं निर्मित हुआ था। फिर आती है हमारे भारतीय संविधान की फिफ्थ नंबर की विशेषता कि इसकी जो है संसदीय शासन व्यवस्था किसके पास होती है, केंद्र के साथ राज्यों ने भी इसको अपनाया है। केंद्र के साथ इसने भी अपनाया, राज्यों ने भी अपनाया संसदीय शासन व्यवस्था को। संसदीय शासन व्यवस्था में जैसे केंद्र में पावर की बात होती है, राष्ट्रपति के पास पावर होती है, ऐसे राज्य में किस संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, हमारा राज्यपाल होता है ना। फिर इसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है सिक्स क्या बोल रहा है हमको कि भारत का संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य का सिद्धांत है। क्या मतलब है, इसका मतलब है कि संविधान में हमें बताया गया है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में पूरे रूप से क्या है, स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न देश है। देश की प्रभुता किसके हाथ में होती है, जनता के हाथ में होती है। शासन कौन चलाता है, जनता चलाती है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ये चीज कि शासन जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए चलाया जाता है। तो भारत में किसको अपनाया गया है, लोकतांत्रिक पद्धति को अपनाया गया है। भारत गणराज्य है क्योंकि यहाँ का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या होता है, वंशानुगत नहीं होता, यहाँ का राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे होता है, जनता के द्वारा निर्वाचित होता है ना। तो इसका क्या पॉइंट है कि भारत का संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य का संविधान है। फिर आता है हमारा सेवेंथ पॉइंट हमको क्या बोल रहा है कि हमारे संविधान में क्या क्या दिए गए हैं, व्यक्तियों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, हमारे राइट्स दिए गए हैं। ठीक है। अधिकारों के साथ साथ क्या भी दिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं हमको, और नीति निर्देशक तत्व भी हमारे संविधान में हमको दिए गए हैं। मौलिक अधिकार क्या होते हैं, मौलिक अधिकार हमारे मानव जीवन के व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए भारत के संविधान निर्माताओं ने देश के नागरिकों को कितने अधिकार दिए थे, मौलिक 7 मौलिक अधिकार दिए थे। परंतु जो हमारा 44वां संविधान संशोधन हुआ था, 44वां संविधान अमेंडमेंट हुआ था, उसमें हमारे जो प्रॉपर्टी का राइट था उसको हटाकर 300A में, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 300A है, उसमें हमें विधिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार को दे दिया, और यहाँ से मौलिक अधिकारों में से इनको हटा दिया गया। तो अब कितने मौलिक अधिकार रह गए हमारे पास, अब हमारे पास मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार है।
कौन कौन से? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक दे रखा है? 14 से 18 में दे रखा है। फिर हमको दी गई स्वतंत्रता। स्वतंत्रता दी गई हमको 19 से लेके 22 तक। फिर आ गया हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आ गया हमारा 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। फिर आ गई हमारी संस्कृति और शिक्षा के संबंध में अधिकार 29-30। फिर आ गया हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं। फिर आ गया हमारा क्या हुआ था, जो संपत्ति का अधिकार था ना, उसको हटा के विधिक अधिकार बना दिया गया था। और जो हमारे मौलिक कर्तव्य थे वो लास्ट में अभी जुड़े हैं। तो जो नीति निर्देशक तत्व थे ना, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया था? नीति निर्देशक तत्व हमने लिए थे आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से आयरलैंड आयरलैंड के संविधान से हमने इनको लिया था। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व दे रखे हैं, और मौलिक अधिकार कहाँ दे रखे हैं? भाग 3 में दे रखे हैं। और 4A में क्या दे रखा है? मौलिक कर्तव्य दे रखे हैं। जो हमारे नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो सामाजिक आर्थिक विकास और समता के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। कहाँ से कहाँ तक दे रखे हैं हमको नीति निर्देशक तत्व? नीति निर्देशक तत्व दे रखे हैं हमको आर्टिकल 36 से आर्टिकल 36 से 51 तक। यहाँ पे हमको नीति निर्देशक दे रखे हैं। और भाग 4A जो आता है, 4A जो आता है, वहां पे हमको क्या दे रखे हैं? मौलिक कर्तव्य दे रखे हैं, जो हमको दे रखे हैं 51A में। ठीक है, इसके अलग अलग पॉइंट है, 11 पॉइंट है इसके अंदर, तो वो इसमें मौलिक कर्तव्यों को कवर करता है। जब हम आगे इनको पढ़ेंगे ना, तब इनको डिटेल से बताएंगे। अब आता है हमारा संविधान में कठोरता एवं लचीलेपन का समन्वय। संविधान में जो हमारा पॉइंट 8 है वो हमको बता रहा है कि संविधान में क्या है? कठोरता एवं लचीलापन का समन्वय पाया जाता है। इसका ये मतलब है कि हम संविधान में क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं। तो जब हम संशोधन करते हैं तो कुछ संशोधन हम सरलता से कर सकते हैं और कुछ में हमें जटिलता का सहारा लेना पड़ता है। तो इसीलिए इसमें बताया गया है कि भारत में दोनों प्रक्रियाओं को अपनाया गया है, सरल और जटिल। इसीलिए इसमें जो संविधान है वो कठोरता एवं लचीलेपन का समन्वय पाया जाता है। फिर आता है हमारा पार्ट 9, पॉइंट 9 में हमको बताया गया कि संविधान में समाजवादी व पंथ निरपेक्ष की अवधारणा को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन जो है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए ना, वो मोस्टली 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हुए हैं। तो यहाँ पे फर्स्टली क्या हुआ था? समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था और पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। मतलब भारत किसी भी एक धर्म को अपनाने के लिए नहीं कहता, सभी को, सभी व्यक्तियों को किसी भी धर्म को स्वीकार करने की स्वतंत्रता दी गई है। और लास्टली क्या है इसके अंदर? इसमें बताया गया है कि जो संविधान है उसमें आपातकालीन उपबंधों का भी प्रावधान दिया गया है। आपातकालीन उपबंध कहाँ दिए गए हैं? हमारे पार्ट 18 में। पार्ट 18 में हमें दिए गए हैं आपातकालीन प्रोविजंस। आपातकालीन उपबंध यानी इमरजेंसी प्रोविजंस, इसमें कहाँ पे दिया गया है? भाग 18 में दिया गया है। ठीक है, जब हमने पहले वाले पार्ट में हमने पार्ट्स को कवर किया था ना, उसमें हमने बताया था। अब जो हम पार्ट देखेंगे इसका, सबसे पहले हमने पार्ट्स देखे थे, फिर शेड्यूल्स देखी थी, फिर हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा है। अब हम देखेंगे इसमें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से क्या लिया गया है। इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो हमारे एग्जाम्स में आते हैं कि हमने कौन सी अवधारणा कहाँ से ली। जैसे समानता, स्वतंत्रता, बंधुता कौन से देश से लिया, गणतंत्र कहाँ से लिया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक है, ये हमको बता रहा है कि संविधान के स्रोत कौन से हैं, हमने कहाँ से क्या लिया है, कौन से देश से क्या लिया है। संविधान सभा ने विश्व में कई संविधानों को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किया था, और अलग अलग संविधान की अवधारणा को स्वीकार करते हुए हमें हमारा संविधान मिला है। यानी संविधान सभा ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए विश्व के अनेक देशों के संविधान का अध्ययन करके जो भारत की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग था, उनके बेहतर प्रावधानों को भारतीय संविधान में क्या किया? इंक्लूड किया था। तो इनमें कौन कौन से देशों ने क्या क्या योगदान दिया, क्या क्या लिया हमने कहाँ से, तो वो देखते हैं हम। सबसे पहले देखा हमने फ्रांस का संविधान। फ्रांस का संविधान है, सब फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया है? समानता
स्वतंत्रता, बंधुता और गणतंत्र, ये हमने कहाँ से लिया है? ये लिया है हमने फ्रांस के संविधान से। समानता, स्वतंत्रता, बंधुता फ्रांस, गणतंत्र फ्रांस, इस तरीके से हम करके इनको याद कर सकते हैं। फिर आता है हमारा दक्षिण अफ्रीका का संविधान। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या लिया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने लिया है संविधान का संशोधन करने की प्रक्रिया, अमेंडमेंट जो करेंगे ना, उसका प्रोसीजर हमने लिया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये भी हमने लिया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो फ्रांस का संविधान समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और गणतंत्र, और दक्षिण अफ्रीका का संविधान संविधान संशोधन प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। फिर आता है हमारा सोवियत संघ का संविधान। सोवियत संघ से क्या लिया हमने? हमने यहाँ से लिया है मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में हमने कहाँ से लिया है? सोवियत संघ के संविधान से। और जर्मनी से क्या लिया हमने? जर्मनी से लिया है हमने आपातकाल के समय मूल अधिकारों का निलंबन। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का निलंबन जर्मनी से। सोवियत संघ से लिया मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, और जर्मनी से लिया हमने आपातकाल के समय मूल अधिकारों का निलंबन। फिर आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या क्या लिया? प्रस्तावना में जो हमने भाषा शैली यूज करते हैं ना, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली। समवर्ती सूची से रिलेटेड प्रोविजन हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए। संयुक्त बैठक के संबंध में प्रावधान, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए। फिर आता है हमारा व्यापार, वाणिज्य और समागम, ये भी हमने कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से लिया। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है? प्रस्तावना की भाषा शैली, समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक और व्यापार, वाणिज्य व समागम, ये हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब आता है हमारा आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है? यहाँ से लिए हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोस्टली एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिए हैं। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति और राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करना, ये सब हमने कहाँ से लिया है? ये लिया है हमने आयरलैंड के संविधान से। फिर आता है कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था हमने ली है कनाडा के संविधान से। विशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होना, ये भी हमने कनाडा के संविधान से लिया है। और केंद्र के द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, ये हमने कनाडा से ली है। और सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति के परामर्श देने की शक्ति, ये भी कहाँ पे ली है? ये हमने लिए कनाडा के संविधान से। और केंद्र और राज्यों के संबंध, ये कहाँ पे है? कनाडा के संविधान से लिया है हमने, संघ राज्य संबंध, है ना। संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, और सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति के परामर्श लेने की शक्ति, और केंद्र राज्यों के बीच संबंध, ये हमने लिया है कनाडा के संविधान से। फिर आता है अमेरिका का संविधान। अमेरिका का संविधान है, उससे हमने मूल अधिकार लिए हैं, पार्ट 3, विधियों का समान संरक्षण, आर्टिकल 14, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये हमने अमेरिका के संविधान से ली है। फिर न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, ये भी हमने अमेरिका के संविधान से ली है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग की प्रक्रिया का फॉलो किया जाता है ना, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, ये भी अमेरिका के संविधान से ली है। जनहित याचिका, PIL वगैरह लगाते हैं ना, वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, ये भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। और प्रस्तावना की पहली पंक्ति, पहली लाइन जो उसमें दे रखी है ना प्रस्तावना में, प्रीएम्बल में, वो हमने अमेरिका के संविधान से ली है। और उपराष्ट्रपति का पद, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो बेसिकली अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया? मूल अधिकार, विधियों का समान संरक्षक, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, महाभियोग की प्रक्रिया, जनहित याचिका, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, प्रस्तावना की फर्स्ट लाइन, और उपराष्ट्रपति का पद। फिर आता है हमारा ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया हमने? यहाँ से लिया हमने संसदीय प्रणाली, द्विसदनीय प्रणाली, मंत्रिमंडलीय प्रणाली,
विधि का शासन, विधियों के समक्ष समता, एकल नागरिकता और विधायी प्रक्रिया। जो रिट की अधिकारिता होती है ना, आर्टिकल कौन से में लगाते हैं, 32 में लगाते हैं ना, 32 और 226, वो रिट जो अधिकारिता होती है वो इसमें आती है। संसदीय विशेषाधिकार आता है। मंत्रिपरिषद का सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होना, लोकसभा यानी निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होना, और नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद, ये सब हमने लिए हैं ब्रिटेन के संविधान से। फिर आता है हमारा भारत शासन अधिनियम 1935। जब हमारा संविधान लागू हुआ था उससे जस्ट पहले भारत शासन अधिनियम 1935 पारित किया गया था। जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, संविधान के विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। भारतीय संविधान 1935 के अधिनियम के बहुत सारे प्रोविजंस को क्या किया गया था, या तो उसी रूप में उनको लागू कर दिया गया था, या उनमें कुछ चेंजेस किए गए थे। तो वो चेंजेस ला करके और फिर इसको इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अप्लाई कर दिया गया था। तो भारतीय जो शासन अधिनियम था 1935, ये क्या था, भारतीय संविधान का एक प्रमुख स्रोत था। अधिकतर जो प्रोविजंस है वो यहीं से लिए गए हैं, अधिकतर प्रावधान यहीं से लिए गए हैं। तो कौन कौन से प्रोविजंस हमारे भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं? तो सबसे पहले आता है हमारा संघीय तंत्र। संघीय तंत्र हमने यहीं से लिया गया है, ठीक है। फिर आती है हमारी द्विसदनीय व्यवस्था, फिर आती है राज्यों की स्वायत्ता, समवर्ती सूची, ये हमने यहाँ से ली है। 3 सूचियां बताई थी ना, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो वो वाले प्रोविजंस थे ना, उनमें से समवर्ती सूची है जो यहाँ पे से ली है। न्याय प्रणाली यहाँ से ली है, आपातकालीन प्रावधान लिए हैं, राज्यपाल का पद लिया गया है, प्रशासनिक ढांचा लिया गया है, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग यूपीएससी, और स्टेट चुकी जो होती है ना, जैसे हमारे राजस्थान में आरपीएससी है, तो वो यहाँ से ली गई है। आरबीआई की जो स्थापना की गई है वो भी इसी के अकॉर्डिंग की गई है। एसटी एससी के प्रोविजंस, और फिर आता है हमारा नियंत्रक एवं महालेखा निरीक्षक का पद। ये सब हमने कहाँ से लिए हैं? ये हमने लिए हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। तो हमने कहाँ से क्या लिया, और कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन वो हमने इस वाले पार्ट में किया है। सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने इसके पार्ट्स देखे थे, फिर इसका शेड्यूल देखा है, फिर इसकी वो देखिए क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन देखा, और फिर हमने कहाँ से क्या लिया, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बेहतर बनाने के लिए हमने कौन से प्रोविजंस कौन से देश से लिए हैं, विश्व के कौन से देश से लिए हैं, ये हमने इन 2 पार्ट्स में, जो पहले पार्ट किया था पार्ट फर्स्ट, और आज जो पार्ट किया है पार्ट 2, इसमें हमने देखा है। तो अगर आपको ये पार्ट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे आगे के पार्ट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं, डी लॉ जंक्शन से जुड़ना चाहते हैं, जो हमारा डी लॉ इंस्टीट्यूट है जो जयपुर में स्थित है, निवारू रोड कालवा रोड पर, अगर आप उसमें ऑफलाइन बैचेस के लिए जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9882865887। आज के लिए थैंक यू, और आप हमसे जुड़े रहिए। हम आगे के पार्ट्स में कॉन्स्टिट्यूशन के और अच्छे अच्छे प्रोविजंस को देखेंगे, तो प्लीज़ जुड़े रहिए। इसको शेयर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और जुड़े रहिए डी लॉ जंक्शन से। थैंक यू सो मच।